हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 29 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हु बहू क्वेश्चन यहाँ भाइयों के द्वारा लोगों के थ्रू भेजा गया है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लोथल लोथल नामक प्राचीन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है मेरे भाई। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता है का पुरातात्विक स्थल है, जो अपने प्राचीन डॉक यार्ड और व्यापारिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और यह भाल क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे बसा है। तो आपका ये तो क्वेश्चन पूछा ही था मेरे भाई, लेकिन जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं यहाँ से भी बहुत सारा पूछा क्वेश्चन बन रहा है मेरे भाई। पूछने का बहुत सारा संभावना बन जाता है। बोलेगा प्राचीन डॉक यार्ड कहाँ से मिला था? तो आपका लोथल हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। तो कृपया डिटेल्स भी आप देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का आपका संभावना बहुत ज़्यादा रहता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तरंगम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तरंगम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? तो ये आपका कुचिपुड़ी का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तरंगम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट हिस्सा है, जिसमें नर्तक पीतल की थाली यानी प्लेट के किनारे पर खड़े होकर लयबद्ध पैरों के साथ नृत्य करते हैं और अक्सर सिर पर पानी से भरा घड़ा भी रखते हैं। जो कुचिपुड़ी प्रस्तुति का क्या होता है, एक वही वर्णन भी होता है और भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का भी वर्णन होता है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, भारी वर्षा और नदी का उफान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का मुख्य कारण भारी मानसूनी वर्षा, हिमालय से पिघलती बर्फ, नदी में अत्यधिक तलछट जमा होना और भूकंप व वनों की कटाई जैसे भू आकृतीय कारक हैं, जो नदी के जल स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं और उसे मैदानी इलाकों में फैलने पर मजबूर करते हैं, जिससे हर साल क्या होता है, विनाशकारी बाढ़ आसाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पर्सनल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी? तो यह आपका हो जाएंगे निधि तिवारी जी को निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत में पेंशन नियमों जैसे EPS 95 के तहत किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके बच्चों को पेंशन का लाभ अधिकतम कितनी आयु तक और कितने बच्चों को एक साथ मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बच्चों को मिल सकता है और मैक्सिमम 25 साल तक मिल सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक 1990 के बीजिंग एशियाई खेल में जीता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। शुरुआत कबड्डी को एशियाई खेलों में 1990 में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में पेश किया गया था। अगले स्वर्ण भारत ने 1994 में, 1998 में, 2002 में, 2006 में, 2010 में और 2014 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। 4 साल का गैप और यहाँ 8 4 12 4 साल का गैप, फिर 4 साल का गैप, 4 साल का गैप, 4 साल का गैप, इस तरह से खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया था मेरे भाई। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स में अपना पहला स्वर्ण पदक 1990 में जीता था, जब कबड्डी को पहली बार एक पूर्ण पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया था और भारत ने बीजिंग में हुए उन खेल में यह स्वर्ण पदक जीता था। तो बीजिंग में वो खेल हुआ था 1990 में वो,
और उसी खेल में जीता गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा था फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु भारत के त्रिपुरा राज्य को किस देश से जोड़ता है? तो यह आपका हो जाएगा भारत के त्रिपुरा राज्य को मैत्री सेतु फेनी नदी पर जो बना है बांग्लादेश से जोड़ता है। मैत्री सेतु बांग्लादेश को भारत से जोड़ता है। भारत का वो शहर त्रिपुरा जुड़ता है। यह त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच स्थित है। यह फेनी नदी पर बना है। इस पुल की कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसके जरिए त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिलती है, जिससे व्यापार में क्या होती है? आसानी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और आसानी से सुलभ स्रोत कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इजिली एसेसेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत है। यह हमें असीमित सौर ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में आती है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, और यह सभी जीवन प्रणालियों को क्या करती है? चलाती है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य पीतल की तस्तरी के किनारों पर पैर रखकर किया जाता है? तो ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। तरंगम। इससे पहले क्वेश्चन था तरंगम किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। चलिए 2 तरह का क्वेश्चन भेजा गया था, इसलिए 2 तरह का क्वेश्चन बनाया गया था मेरे भाई। और यह अक्सर सिर पर कलश पानी से भरा रखकर सिर पे कलश जो करते हैं डांस, वही तरंगम है। कुचिपुड़ी में ऐसा होता है। अगले प्रश्न जो पूछा था, 1799 का प्रेस सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था? हु इनेक्टेड द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1799? 1799। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 1799 में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लॉर्ड बेलेजली ने लागू किया था, ताकि फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका के चलते ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ किसी भी तरह की अफवाह या आलोचना को रोका जा सके, जिसके तहत प्रकाशन से पहले सभी समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप यानी प्री सेंसरशिप और सरकारी जांच अनिवार्य कर दी गई। तो लागू किया था लॉर्ड बेलेजली, उस समय का गवर्नर जनरल था। ये लागू हुआ था 1799 में। क्यों लागू किया गया? तो ही फ्रांस के साथ चल रहे युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ये लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द गोदावरी रिवर? तो ये हो जाएगा आपका त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की पहाड़ियों से होता है, जो एक पवित्र कुंड यानी गंगा द्वार से निकलती है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा, जिसे बृध गंगा के रूप में भी कहा जाता है, जो पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपका गोदावरी का स्थान है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, और ये ऊंचाई लगभग है 1067 मीटर यानी लगभग 3500 फीट। महत्व क्या है? तो यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपका है गोदावरी नदी। चलिए, जिसे बृध गंगा के भी नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, ठुमरी मुख्य रूप से किस शास्त्रीय नृत्य का अभिन्न अंग है? ठुमरी इज द प्राइमरली एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो यह आपका हो जाएगा कथक जो आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है। ठुमरी मुख्य रूप से कथक शास्त्रीय नृत्य का अभिन्न अंग है। खासकर 19वीं सदी में अवध के नवाब बाजिद अली शाह के दरबार में इसका गहरा संबंध विकसित हुआ, जहां ठुमरी के नर्तक स्वयं गाती और नृत्य करती थी, जिससे यह नृत्य के भावों और कथा को जीवंत करने में सहायक होती थी। यह उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय अर्धशास्त्रीय गायन शैली है, जो प्रेम और भक्ति के भावों को व्यक्त करती है
और कथक के साथ मिलकर एक सुंदर दृश्य और श्रव्य अनुभव बनाती है। तो आपका हो जाएगा ठुमरी मुख्य रूप से कथक, और कथक का नृत्य उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया? तो आपका वित्तीय वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये आपका शुरू होकर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसका उपयोग सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग, बजट और कर निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसे वित्त वर्ष 2024-25 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। इस तरह से आपका उपयोग क्या है, तो यह अवधि आय, व्यय, लाभ को ट्रैक करने के लिए होती है, खासकर आयकर और जीएसटी दाखिल करने के लिए ये सब किया जाता है। चलिए फाइनेंशियल ईयर। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मेनली फेमस फॉर विच मिनरल्स? तो आपका हो जाएगा डायमंड के लिए। हीरा पन्ना नाम सुने होंगे, तो आपका डायमंड के लिए क्या है? पन्ना का मध्य प्रदेश का पन्ना जिला प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला मुख्य रूप से हीरे के खनन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हीरो का शहर कहा जाता है, वो हीरो हीरोइन नायक नायिका नहीं, सिटी ऑफ डायमंड्स। और यहाँ भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खादान मंझगांवा है। मंझगांवा स्थित है, जो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर था हीरा। अगला प्रश्न जो पूछा था कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चुनी हुई रेंज, सेलेक्टेड रेंज से तुरंत चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्विकली क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम अ सेलेक्टेड रेंज इन एमएस एक्सेल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा F11, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों यानी सेंसरशिप को 1818 में किसने शिथिल किया यानी हटा दिया? हु रिलैक्स्ड और रिमूव्ड द रिस्ट्रिक्शंस यानी सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन द प्रेस इन 1799 इन द ईयर 1818? 1799 में लगाया गया था, लेकिन 1818 में किसने हटा दिया? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। थोड़ा देख लेते हैं, 1799 के प्रेस प्रतिबंधों को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में क्या किया? शिथिल कर दिया। तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। खासकर प्री सेंसरशिप यानी प्रकाशन से पूर्व सेंसरशिप को खत्म किया था, जिससे भारतीय प्रेस को अधिक स्वतंत्रता मिली और कई नए समाचार पत्र जैसे समाचार दर्पण शुरू हुए। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता के बाद में चार्ल्स मेटकॉफ के समय 1835 में आई। प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड बेलेजली ने लगाया था 1799 में, और खत्म किया लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में। चलिए परिणाम क्या था थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय समाचार प्रेस पर लगे प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत में कई नई अखबार सामने आए, जैसे समाचार दर्पण 1818 में, कलकत्ता जर्नल 1818 में आया था। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 में सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो प्रेस पूर्ण रूप से मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को स्थानांतरित यानी मूव करते समय कट और कॉपी फंक्शन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए था। कट चयनित टेक्स्ट को उसके मूल स्थान से हटा देता है और क्लिप बोर्ड पर रख देता है, फिर पेस्ट का उपयोग करने के लिए उसे नए स्थान पर ले जाता है। मतलब पेस्ट करते हैं तो नया स्थान पर उसे ले जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा अगला प्रश्न, एयर इंडिया को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिगृहित यानी राष्ट्रीयकृत किया गया था भारत सरकार द्वारा? तो 1953 को अधिकृत किया गया था।
थोड़ा देख लेते हैं। 1953 भारत सरकार ने वायु निगम अधिनियम एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर एयर इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया था। 32 में क्या हुआ था कि जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी शुरुआत करी थी। और 53 में सरकारी बनाया गया था, अधिनियमित किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। और 2022 में एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर वापस टाटा समूह को सौंप दिया गया, जो वापस टाटा समूह को दे दिया गया था 2022 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर से कि कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी या कट करने के बाद उसे नई जगह पर रखने के लिए अगला कदम क्या होता है। तो अगला कदम अगर कॉपी किए हैं या कट किए हैं तो कहीं उसको रखना है, इसलिए किए हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पेस्ट। उसका शॉर्टकट क्या है, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X, फिर कट तो दोबारा हो गया, चलिए, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ये आपका कंप्यूटर का शॉर्टकट की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र बेसिन एरिया सबसे बड़ा है और यह अपना उपजाऊ डेल्टा कहाँ बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवाह तंत्र बोला है और सबसे बड़ा और अपना उपजाऊ डेल्टा, तो उपजाऊ डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनाती है और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आपका महाराष्ट्र में, जो सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र में भी है। अपवाह तंत्र देख लीजिए, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है, उसके बाद तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक का स्थान आता है। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यानी बेसिन एरिया महाराष्ट्र राज्य है। तो आपका अपवाह तंत्र बोला था तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन डेल्टा क्षेत्र बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपका इसको ध्यान देना है, ऑप्शन देख के टिक करना था मेरे भाई। चलिए ऑप्शन महाराष्ट्र इसमें आपका हो जाएगा। थोड़ा ये भी देख लीजिए, महाराष्ट्र राज्य जहां इसका लगभग 48.6% हिस्सा आता है और यह अपना उपजाऊ डेल्टा आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में बनाती है, जिसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। डेल्टा का निर्माण तो नदी महाराष्ट्र से निकलकर पूरब की ओर बहती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक बड़ा और उपजाऊ डेल्टा बनाती है, जिसे कोना सीमा क्षेत्र कहते हैं, जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन वहां समझने के बाद ही लगाना था मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा था बानू मुश्ताक। देखिए बानू मुश्ताक कितना बार रिपीट हो रहा है। बानू मुश्ताक की पुस्तक किस पुस्तक के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो बानू मुश्ताक जी का पुस्तक था हार्ट लैम्प और उसका अनुवाद किया था दीपा अवस्थी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी व्यक्ति की उन बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक आय के स्तर को परिभाषित करता है, जो जीवन के एक न्यूनतम स्तर को क्या करता है, बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, वर्ष 2025 में किस मंत्रालय ने ग्रामीण जल विकास और प्रबंधन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था। विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द ईयर 2025। तो आपका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसमें RPWSS यानी ग्रामीण पाइप जल योजना आईडी के निर्माण पर जोर दिया गया है। तो आपका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का पूर्ववर्ती के गठन का प्रावधान किया गया। तो आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के थ्रू गठन का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ली कमीशन 1919 के बाद
1919 के अधिनियम के बाद 1923 में ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका विस्तृत इतिहास देखा जा सकता है। 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और फिर स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी तब लगाया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी बनाया गया। पहले था लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। 1935 में क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जो आज यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलें कौन सी है? विच वेयर द फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन बाई द पीपुल ऑफ द वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु वासियों के मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूं और जौ थी। कपास, सिंधु सभ्यता के लोग विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग माने जाते हैं। यहाँ क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल तो आपका गेहूं और जौ हो गया। लेकिन आपका विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग, कपास का पहला किसने उत्पादन किया? तो सिंधु सभ्यता के लोग नहीं किया था। यूनानियों ने इसे सीडन कहा था, यानी कॉटन प्रोडक्शन इन आईवीसी, उसको सीडन कहते हैं यूनान में, तो सीडन कहा था। चावल के अवशेष लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए, लेकिन यह मुख्य फसल नहीं थी। तो मुख्य फसल आपका गेहूं और जौ था। चावल का पूछेगा साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सुशील कुमार शिंदे। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक आत्मकथा के लेखक सुशील कुमार शिंदे हैं, जिसे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई के सहयोग से लिखा गया है, जो उनके 50 साल के राजनीतिक सफर को बयां करती है। सुशील कुमार शिंदे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेखक जो है राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुस्तक के विषय में क्या क्या लिखा गया है, तो शिंदे जी का बचपन, उनकी राजनीतिक करियर के उतार चढ़ाव और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इस बुक में दिया गया है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन AQG किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपका WHO के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। WHO समय समय पर हवा में मौजूद प्रदूषकों जैसे PM 2.5, PM 10 के लिए सुरक्षित सीमा तय करता है। यानी आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आपका ग्लोबल एयर क्वालिटी की गाइडलाइन भी जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पूर्ववर्ती के गठन का प्रावधान किया गया? तो ये आपका यूपीएससी पूर्ववर्ती गठन का प्रावधान किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देख लीजिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, और क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछ ही लिया जाता है। अगर कोई एग्जाम हो तो किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन दे ही दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्तिकेयी दीपम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो कार्तिकेयी दीपम आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयी दीपम तमिलनाडु की एक प्रमुख रोशनी का त्योहार है, जो तमिल कैलेंडर के कार्तिक महीने यानी नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, जिसमें लोग घर घर में मिट्टी के दिए, अलग
बिलक्कू, मिट्टी के दिए को बोलते हैं अलग बिलक्कू, जलाते हैं। यह भगवान शिव और मुरुग्गा यानी कार्तिकेय भगवान को समर्पित है और तिरुवन्नामलाई में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जहां पहाड़ की चोटी पर एक विशाल दीप जलाया जाता है जो समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो कार्तिकेय दीपम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो भगवान शिव और मुरुग्गा यानी कार्तिकेय भगवान से संबंधित है या उनको समर्पित है। चलिए, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 का मसौदा किसने तैयार किया था? हु ड्राफ्ट द बॉम्बे प्लान 1944? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रमुख उद्योगपतियों का एक समूह था जिन्होंने बॉम्बे प्लान 1944 रेडी किया था, जिसमें थे JRD टाटा, GD बिरला और लाल श्रीराम जैसे शीर्ष उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना को तैयार करने में जिन अर्थशास्त्रियों ने योगदान दिया उनमें जॉन मथाई, आर्देशियर दलाल, AD श्राफ और PS लोकनाथ ये सब शामिल थे और इन सब लोगों ने मिलकर मसौदा बॉम्बे प्लान 1944 रेडी किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है शरावती नदी। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न जो पूछा था, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली कौन सी है? विच इज द प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? तो आपका हो जाएगा द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल यानी द्रविड़ शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रविड़ शैली क्या था? तो दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में प्रचलित है, जिसे ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गोपुरम, पिरामिड के आकार के विमान जिसको शिखर और बड़े मंदिर परिसर होते थे। द्रविड़ शैली का ये प्रतीक है कि गुंबद, ऊंचे द्वार, गोपुरम, पिरामिड के आकार का विमान, शिखर और बड़े मंदिर का परिसर। और नागर शैली का क्या है? तो उत्तर भारत में पाई जाती है, जिसमें घुमावदार शिखर और साधारण प्रवेश द्वार होते हैं नागर शैली में। और बेसर शैली जो आपका है नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है, उसी को बेसर शैली बोलते हैं, जो दक्कन यानी मध्य भारत में विकसित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास लिखा था? तो आपका लिखा था अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने पैराडाइज नामक उपन्यास लिखा था, जिन्हें 2021 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जिसने कई उपन्यास भी लिखे हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। डेजर्सन और आफ्टर लाइफ शामिल है, जो उपनिवेशवाद के प्रभावों और शरणार्थी के जीवन पर ये बुक आधारित है। तो 2021 में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को पैराडाइज के लिए दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, हु इज द करेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात इन 2025? 2025 में गुजरात के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजकुमार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 2025 में गुजरात के वर्तमान मुख्य सचिव MK दास, मनोज कुमार दास हैं। MK दास, मनोज कुमार दास, यहाँ राजकुमार आ गया, मनोज होना चाहिए ना, यहाँ मनोज होना चाहिए, राजकुमार नहीं। MK दास है ना, MK दास आपका ये वाला आंसर ऑप्शन में नहीं था और ऑप्शन में यहाँ मनोज के जगह राज लगता टाइप हो गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर था मेरे भाई मनोज MK दास, मनोज कुमार दास, जिन्हें 31 अक्टूबर 2025 को यह पद संभाला है, जिसने जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। आपका मनोज कुमार दास पद का ग्रहण किया था 31 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव
1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, वह कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नर्तक अपने चेहरे का हाव भाव और आंखों के संचालन के माध्यम में विभिन्न भावों और कहानियां को व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका डांस कथकली है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली है, जिसमें हस्त मुद्राएं हैं, आंखों का खेल है। ये सब केरल का पारंपरिक नृत्य है। कथकली केरलवली, आपको बताया था ट्रिक, कथकली केरलवली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा ये देख लेते हैं। हस्त मुद्राएं जो है कहानियों को समझाने के लिए 24 मुख्य मुद्राओं का उपयोग करती है, और आंख का खेल जो है आंखों की पुतलियों को तेज और सटीक संचालन इस नृत्य की सबसे बड़ी पहचान भी है। तो कथकली की ये पहचान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 1957 में भारत ने मुद्रा की आना प्रणाली, आना मतलब 16 आना, 64 आना, 192 पाई, ऐसे मतलब पहले पैसा चलता था, को समाप्त करके किस प्रणाली को अपनाया था? तो ये आपका डेसिमल प्रणाली को अपनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पुराना सिस्टम 1957 से पहले था। 1 रुपये में 16 आने बोला जाता था, या 64 पैसा, या फिर 192 पाई होते थे। नया सिस्टम क्या हो गया? 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत 1 रुपये को 100 नए पैसे में विभाजित किया गया। परिवर्तन हुआ क्या? शुरुआत में भ्रम से बचने के लिए इसे नया पैसा कहा गया, लेकिन 1964 में नया शब्द हटाकर इसे केवल पैसा कर दिया गया। नया पैसा से खाली पैसा कर दिया गया 1964 में। तो आपका आना वाला प्रणाली हटाकर दशमलव प्रणाली लाया गया 1964 में। 1957 में ही लाया गया था, है ना, अपनाई गई। इसके तहत 1 रुपये में 100 पैसे, और भ्रम से बचाने के लिए 1964 में नया शब्द हटाकर फिर पैसा किया गया। 64 तक यही चला, 64 या शुरू या 63 तक मानिए। 64 अगर स्टार्टिंग से ही हटा होगा तो 64 से नया हटाकर पैसा कर दिया गया। अगला प्रश्न जो पूछा था, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? तो नरसिम्हन समिति आपका बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म, आपका बी ऑप्शन सही है। नरसिम्हन समिति का मुख्य संबंध भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सुधार, जिसकी स्थापना 1991 में भारत के व्यापक आर्थिक सुधारों के तहत बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाने के लिए करी गई थी, जिसमें पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति वर्गीकरण और नए निजी बैंकों की स्थापना जैसे सुधार शामिल है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो यह आपका हो जाएगा कंजप्शन, उपभोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला भूमि। भूमि में क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि यानी मिट्टी, पानी और खनिज। श्रम लेबर में मानसिक या शारीरिक मानवीय प्रयास। पूंजी मानव निर्मित उपकरण जैसे मशीन, कारखाना, पैसा, ये सब में तो पूंजी का जरूरत है। और उद्यमी मतलब साहस, इंटरप्रेन्योर, वह व्यक्ति जो अन्य 3 कारकों को जोड़कर जोखिम उठाता है, तब जाकर के ये उद्यमी एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, मार्च 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के किस उच्च पदस्थ अधिकारी से मुलाकात करी थी, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ? तो ये आपका मिले थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से। क्रिस्टोफर लक्सन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुलाकात हुआ था। ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री लक्सन ने 17 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने शिक्षा, व्यापार, रक्षा और हरित प्रौद्योगिकों यानी ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे द्विपक्षीय साझेदारी को सकारात्मक गति
मिले। तो इसके लिए मिले थे प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से। लक्सन ने राष्ट्रपति से मुलाकात राष्ट्रपति भवन जाकर किया था 17 मार्च 2025 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना है। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 इज टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय विच ईयर। तो यह आपका टारगेट है 2045 तक के आपको जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का। जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है जो सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिए कुल प्रजनन दर TFR को प्रतिस्थापन स्तर लगभग 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो टारगेट है 2025 तक। 2010 तक कुल प्रजनन दर TFR का प्रतिस्थापन स्तर 2.1 बच्चे प्रति जोड़े तक लाना था। उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या को स्थिर करना ताकि वह सतत विकास के अनुकूल हो सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और शहर को पुराने और नए हैदराबाद में विभाजित करती है, जबकि चार मीनार जैसी ऐतिहासिक स्थल इसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी को मूचा या मुचकुंडा भी कहा जाता है। विशेषता क्या है? तो यह नदी हैदराबाद को दो हिस्सों यानी पुराना हैदराबाद और नया हैदराबाद में बांटती है। मूसी नदी अनंतगिरी पहाड़ियां से निकलती है और अंत में कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1991 में हुई थी। जो तत्कालिक उस समय के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में यह अपनाया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी LPG के माध्यम से एक खुली बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाए रखना है। चलिए, तो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न जो पूछा था, आदित्य L1 मिशन में सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को किस ऊर्जा रेंज में एक्सरे फ्लक्स को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। तो 2 से 22 KeV तक किया गया है। मतलब KE से हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन, अभी से वोल्ट आपका हो जाएगा। सूर्य से आने वाले 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 22 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा रेंज में नरम एक्सरे यानी सॉफ्ट एक्सरे फ्लक्स को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। किसको? ये सोलेक्स को। सोलर लो एनर्जी एक्सरे आदित्य L1 मिशन का है जो स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड से मापता है आपका 2 से 22 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, उसको मापने के लिए ये बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्गा भाभी का संबंध मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी समूह से था। दुर्गा भाभी वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। तो आपका हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इनसे इनका संबंध था दुर्गा भाभी का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दुर्गा भाभी कौन थी? तो क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। उन्होंने 1928 में लाहौर से सुरक्षित निकलने में भगत सिंह और राजगुरु की सहायता भी करी थी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सक्रिय सदस्य के रूप में भी कार्य करती थी दुर्गा भाभी। चलिए, तो वीडियो आपको जरा सा भी आपके लिए लाभकारी लगा होगा मेरे भाई, तो हमारे मेहनत को सैल्यूट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे
और आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठा करके टाइप करके बतौर क्लास आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।